हेलो फ्रेंड, साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड साइबर लॉ के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड पॉलिसीज, और उसके बाद हम देखेंगे इंडियन साइबर लॉ के बारे में। और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में, जिसके हम स्कोप और ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड साइबर लॉ क्या होता है। किसी भी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, उसी को हम सिक्योरिटी पॉलिसीज बोलते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें, अगर आप रोड के ऊपर ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, तो रोड के ऊपर ट्रेवल करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स चीजों की यानी कुछ रूल बुक को फॉलो करना पड़ता है। कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो वहां पे हेलमेट अनिवार्य हो जाता है, और अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है कि सीट बेल्ट अनिवार्य हो जाता है। उसी तरह से और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो आपको पर्सनल सिक्योरिटी या सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये सारे रूल बनाए गए हैं ताकि आप रोड के ऊपर अपनी सेफ्टी खुद से कर पाओ। तो उसी तरह से डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, अब डिजिटल वर्ल्ड क्या होता है, जब आप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो उसे डिजिटल वर्ल्ड हम कहते हैं। ठीक है, अब वहां पे अपने आप को और अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, उसी को हम सिक्योरिटी पॉलिसीज बोलते हैं। जो साइबर लॉ होता है वो सबके लिए होता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल्स हो या कोई बड़ी कंपनी हो। ऑनलाइन अगर आती है तो उसको ये सारी चीजें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। यानी जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो सबके लिए होते हैं और फॉलो करते हैं। रूल कौन ब्रेक करता है? जो भी हमारे साइबर अटैकर होते हैं वही इस रूल को ब्रेक करके लोगों के डेटा को चुराने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को सेफ रखना ओवर द ऑनलाइन, तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड साइबर लॉ को फॉलो करना है। यानी जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं उन सारी चीजों को, जो हमारा सिक्योरिटी पॉलिसीज होता है वो क्या करता है, पर्सनल सेफ्टी गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है। और जो हमारा साइबर लॉ होता है एक तरह का ऐसा रूल्स होता है जो इंटरनेट को सिक्योर करने में हेल्प करता है। यानी जो भी लोग इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हैं उन सबके लिए क्या हो जाए, इंटरनेट एक ऐसा प्लेस हो जाए जहां पे लोग अपनी आपकी सिक्योरिटी को महसूस करें और इंटरनेट को यूज करें। अगर एक इंटरनेट ऐसा प्लेस हो जाए कि जहां पे अगर कोई जाता है सारे डेटा चोरी हो जाते हैं, सारे उनके जो भी सीक्रेट्स हैं वो लीक हो जाते हैं, तो कोई भी इंटरनेट का एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, जब ये सारी चीजें मिलेंगी कि यानी आपके डेटा का प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको पूरी सेफ्टी मिल रही, तभी आप क्या करोगे, उस इंटरनेट को यूज करोगे। तो उन्हीं चीजों के लिए आपके लिए एक क्या रूल्स बनाए गए हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज और साइबर लॉ बनाया गया है, जिसको हम फॉलो करते हैं ताकि अपनी प्रोटेक्शन हम खुद से कर पाए ओवर द इंटरनेट। अब हम आगे बात करेंगे नीड फॉर एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज की। सिक्योरिटी पॉलिसीज के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है प्रोवाइड करती है एक सिस्टमैटिक अप्रोच को, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन एसेट्स को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, एक्सेस करने का काम करते हैं और मैनेज करते हैं रिस्क। मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन एसेट्स का मतलब कि जहां पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं या जो भी जिस भी फॉर्मेट में हमारा इंफॉर्मेशन है, अब वो इंफॉर्मेशन ओवर द ऑनलाइन पड़ा है तो उसको कौन एक्सेस कर रहा है, कोई अटैकर न आए। तो ये सारी चीजें यानी उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने कौन कौन एक्सेस कर रहा है, ठीक है, मैनेज करना, ये सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। अब आगे अगर हम बात करें सिक्योरिटी कल्चर एंड अवेयरनेस, जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है वो प्रमोट करती है कल्चर ऑफ सिक्योरिटी। यानी कल्चर ऑफ सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंडिविजुअल लोग होते हैं, उनको अवेयर करते हैं रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, ताकि सबको सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें पता हो। ये प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग एंड रिसोर्स को, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी एजुकेशन, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, सबको हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या करते हैं, एंगेज करते हैं, अवेयर कराते हैं। ये सारी चीजें हैं ताकि वो क्या कर पाए, अपने इंफॉर्मेशन एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्ले एक्टिवली रोल प्ले कर पाए, जिससे वो क्या कर पाए, अपने डेटा को सिक्योर रख पाए। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रस्ट एंड रेपुटेशंस की। ट्रस्ट एंड रेपुटेशंस के अंदर क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी कंपनी है,
कोई कंपनी क्या करती है कि वो ट्रस्ट बिल्ड करती है कि वो अपने कस्टमर और एम्प्लॉय का डेटा सेफ रखती है। जब ये ट्रस्ट होता है कि नहीं, एक कंपनी अपने यूजर्स का, अपने कस्टमर्स का डेटा किसी अदर कंपनी के साथ या किसी अटैकर्स के साथ सेल नहीं करती है, तो लोग क्या करते हैं, उस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, यानी ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं, उनका डेटा क्या है, उस कंपनी के अंदर सिक्योर है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को यूज करते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो वही हो जाता है ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। यानी सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब कि अगर मार्केट के अंदर दो लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, दो लोग बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या करना है कि ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसीज को प्रोवाइड करना है जिससे क्या हो कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए। अगर कंपैरिजन दूसरे के बाद, अगर क्या होगा कि आपके पास क्या होगा, सिक्योरिटी ग्लिच होगी, आप पूरी तरह से सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करोगे, अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉय के डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, तो लोग क्या होंगे कि आपसे, आपके सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को नहीं यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, मार्केट के अंदर आपका कंपटीशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आप सिक्योरिटी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी सारी चीजें हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, वो सारी चीजें आप अच्छी तरह से है, तो आप डेटा प्रोटेक्ट करने के ऊपर काम करते हैं, तो आपका मार्केट के ऊपर कंपटीशन बना रहेगा और जो भी कस्टमर्स होंगे वो आपके साथ आएंगे। आगे अगर हम बात करें कॉस्ट सेविंग, तो जो भी रिस्क मैनेजमेंट है यानी सिक्योरिटी पॉलिसीज है, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी सिक्योरिटी इंसिडेंट, ये इंक्लूडिंग करता है जितने भी एसोसिएटेड विद द डेटा ब्रीचेस, सिस्टम डाउन टाइम, ये सारी चीजों से क्या करता है, कॉस्ट सेविंग करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की। मतलब हमें क्या करना है कि अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज के ऊपर मेजर करते रहना है, उसको मॉनिटर करते रहना है और टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें क्या करना, अपनी सिक्योरिटी के अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब मार्केट के अंदर रोज नए नए तरह के अटैक आते हैं। अब उन सारे अटैक से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नई नई सिक्योरिटी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिससे हम क्या करें, अपने यूजर, अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉय के डेटा को हम प्रोटेक्ट कर पाए। तो जिससे क्या होगा कि हमारा मार्केट के अंदर कंपटीशन बना रहेगा, हमारे ट्रस्ट बनेगा जो भी कस्टमर है उनके साथ, और ये सारी चीजें हम फॉलो करके क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी पॉलिसीज को फॉलो करके हम अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस को और ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडियन साइबर लॉ के बारे में कि इंडियन साइबर लॉ क्या करता है। जो इंडियन साइबर लॉ है उसको हम आईटी लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इंक्लूड करती है जो भी कंप्यूटर और इंटरनेट है, यानी कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके जब आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हो तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को भी हम इंडियन साइबर लॉ कहते हैं। इसके अंदर क्या सारी चीजें मिलती, जो भी डिजिटल सर्कुलेशन है इंफॉर्मेशन का, सॉफ्टवेयर का, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ई कॉमर्स, इन सारी चीजों के लिए प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें जो भी इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉ है, ये क्या कवर करता है, कवर करता है ऑल ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सारी चीजों को कवर करने का काम करता है। उसके बाद एक क्या करता है, जो भी एक्टिविटीज ओवर द इंटरनेट होती है उन सारी एक्टिविटीज को देखने का काम करता है। उसके बाद क्या करता है कि एक्शन और रिएक्शन, जो भी साइबर स्पेस के अंदर एक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, उन सारी चीजों को क्या करता है, टेस्ट करता है, यानी उन सारी चीजों के ऊपर नजर बनाए रखा है। अब हम बात करेंगे कि एरिया क्या है आखिर साइबर लॉ का, यानी एरिया की अगर हम बात करें तो कुछ मेजर एरिया है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडियन साइबर लॉ के अंदर जो एरिया ऑफ साइबर लॉ है उसके अंदर सबसे पहले हमको फ्रॉड देखने को मिलता है। जो भी हमारा कंज्यूमर होता है वो डिपेंड होता है किसी साइबर लॉ के ऊपर। अगर हम बात करें, अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो आप कहां पे जाओगे, आप जाओगे साइबर ऑफिस जाओगे, जहां पे आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करोगे। यानी जो भी कोई भी कंज्यूमर होता है, जैसे हम और आप एक तरह की यूजर हो गए, अब हमारे साथ अगर कोई भी अटैक होता है या डेटा चोरी होती है ओवर द इंटरनेट, हम क्या करेंगे, साइबर लॉ के ऊपर डिपेंड होंगे, जिससे हम क्या करें, प्रोटेक्ट कर पाए फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड से। जो भी हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है उससे हम बचने के लिए क्या करेंगे, साइबर लॉ के पास जाएंगे। तो फ्रॉड क्या होता है कि एक तरह का कॉमन तरह का अटैक है, मतलब कि लोगों के साथ क्राइम होने वाला है, जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, किसी के साथ फाइनेंशियल क्राइम हो गया, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती। इन सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, साइबर लॉ का फॉलो करते हैं। और अगर हमारे साथ ये सारी चीजें हो जाती है तो हम साइबर ऑफिस जाके इसका कंप्लेन कराते हैं, ताकि हम इन सारी चीजों से बच पाए, जो भी सारी चीजें होती है देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें, आपका कोई खुद का
प्रोडक्ट है या खुद की कोई सर्विस है या खुद का कोई कंटेंट है। अब उस कंटेंट के ऊपर अगर उस कंटेंट को बिना परमिशन, आपके बिना परमिशन कोई और तीसरा पर्सन यूज कर रहा है तो वो आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? आप उसको कॉपीराइट दे सकते हो क्योंकि ये कंटेंट आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट है और इस कंटेंट को, जिस कंटेंट को आपने मेहनत से बनाया, ये आदमी क्या कर रहा है, बिना मेहनत के उस कंटेंट को यूज करके पैसे उससे बना रहा है, तो ये हो जाता है कॉपीराइट। इस सारी चीजों से बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, साइबर लॉ का यूज करते हैं, ताकि जो भी बहुत, अगर हम बात करें कोई कंपनी का प्रोडक्ट हो या किसी इंडिविजुअल्स का हो, ये सारी चीजों से बचने के लिए हम कॉपीराइट का यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है आज के मार्केट के अंदर। यानी साइबर लॉ क्या कहता है कि जो भी आपका खुद का डेटा है या खुद का कंटेंट है उस पे आपको पूरा ऑथराइजेशन है, आप पूरी तरह से डिपेंड है कि मतलब उसके, अगर आपका कोई पर्सनल, जो भी कोई आपका खुद का कंटेंट है या खुद का प्रोडक्ट है, यानी खुद की ऐसी चीजें हैं जो भी आप, अगर उस आपके प्रोडक्ट को कोई चोरी करके यूज करता है तो आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले को कॉपीराइट दे सकते हैं क्योंकि वो कंटेंट आपका ओरिजिनल कंटेंट है और कोई क्या करता है, आपके कंटेंट को चुरा के यूज कर रहा है। अब उसके बाद हमारा आता है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे क्या होता है, ओवर द इंटरनेट सबको अपनी बात कहने की हक है। कह रहा है कि सर्वरल पर्सनल यूज द इंटरनेट टू स्पीक देयर माइंड, मतलब लोगों के अंदर मन के अंदर क्या है वो इंटरनेट के ऊपर बोल सकते हैं। लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रू नहीं बोलते हैं। ट्रू नहीं बोलने का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज हो रही है मार्केट के अंदर, अब उस मार्केट के अंदर क्या करते हैं, गलत अफवाह फैलाने का काम करते हैं। गलत अफवाह का मतलब कि लोगों को भड़काने का काम करते हैं जिससे वायलेशन क्रिएट होता है। यानी कह सकते हैं कि लोगों को भड़काते हैं, जैसे जिससे दंगा, ये सारी चीजें होती है। तो इन सारी चीजों के खिलाफ भी साइबर लॉ करता है कि आप जाके इसके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपके बारे में ओवर द इंटरनेट कोई गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपकी मार्केट बिगड़ रही है। अगर मान लो कोई बड़ी कंपनी, आप बड़ी कंपनी के खिलाफ कुछ गलत चीजें बोल रहे हैं विदाउट प्रूफ के, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि ये डिफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद जिससे मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपके रेपुटेशंस को हानि होती है, मतलब जो भी आपकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन बनी है उस रेपुटेशंस को नुकसान होता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, साइबर लॉ के पास जा सकते हैं। उसके बाद हरासमेंट और स्टॉकिंग आता है। हरासमेंट और स्टॉकिंग के अंदर क्या होता है कि जब क्या होता है, कोई भी क्रिमिनल, कोई भी साइबर क्रिमिनल क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स या किसी भी कंपनी को क्या करता है कि फॉलो करता है, फॉलो करके उसके कुछ इंफॉर्मेशन को चुराता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को चुरा के क्या करता है, उसको बार बार धमकी देता है कि उसके डेटा को लीक कर देगा, या उसके बदले में उससे कुछ डिमांड करता है, नहीं हमें कुछ पैसे दो, या सारी जो भी सारी चीजें होती है, तो वो हरासमेंट और स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए भी साइबर लॉ बनाया गया है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, साइबर ऑफिस जाके इन सारी चीजों की कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई पर्सनल डेटा चुरा लेता है और उस डेटा को लीक करने की या फिर आपसे पैसे लेने की ऐसी बार बार धमकियां देता ओवर द इंटरनेट, तो वो सारी चीजें हरासमेंट और स्टॉकिंग के अंतर्गत आती है। यानी आप कह सकते हैं कि आपसे उस डेटा के बदले आपसे पैसे बार बार मांगे जा रहा है, तो ये सारी चीजें क्या होती है ना, हरासमेंट और स्टॉकिंग के अंतर्गत आती है। आगे अगर हम बात करें तो फ्रीडम टू स्पीच। फ्रीडम टू स्पीच के अंदर क्या है कि मतलब ओवर द इंटरनेट ने सबको अपनी बात कहने की हक है। ठीक है, आप अपने इंटरनेट के ऊपर अपनी बातें कह सकते हैं, उससे किसी को रिलेटेड नहीं। आज के डेट में आप देख भी रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, ऐसे लोग रील्स बना रहे हैं अपनी सारी चीजें, मतलब जो भी उनकी एक्टिविटीज है, पर्सनल एक्टिविटीज है, तो सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, इसके खिलाफ कोई भी साइबर लॉ नहीं। साइबर लॉ कहता है कि आपके पास जो भी सारी चीजें हैं, आपके मन के अंदर जो है, आप ओवर द इंटरनेट इसको ला सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको, जो भी मार्केट के अंदर है, यानी लोगों के बीच में गलत अफवाहें या फिर ऐसी सारी चीजें नहीं फैलाना है जिससे क्या हो, लोगों के अंदर विद्रोह या फिर लोगों के बीच में क्या हो कि एक तरह का वायलेशन क्रिएट हो। तो जो भी साइबर लॉ ना, वो क्या कहता है कि कुछ इंक्लूडिंग लॉ बनाता है और क्या क्या चीजें प्रोबेबिलिटी, मतलब कि प्रतिबंधित है, जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हैं, जैसे अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहे हो, ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने के बाद ना कुछ नियम और कानून होते हैं। ठीक है, नियम और कानून क्या होते हैं कि आप इस तरह की वीडियो नहीं बना सकते, इस तरह के वर्ड्स को नहीं यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसी सारी चीजें नहीं फैला सकते हैं मार्केट के अंदर। तो वो सारी चीजें क्या होती है, फ्रीडम टू स्पीच के अंतर्गत आती है। आगे बात आता है ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में। ट्रेड सीक्रेट्स की अगर हम बात करें, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती है, कुछ
सीक्रेट्स होते हैं उनके सीक्रेट्स का मतलब वो प्रोडक्ट को अपने कैसे बना रहे हैं, अपनी सर्विस को कैसे डिलीवर कर रहे हैं, उसको क्या करती है सीक्रेट रखती है। अगर अब उस सीक्रेट्स को कोई ओवर द इंटरनेट लेके आता है और या फिर उस चीज को चुरा के वो खुद यूज कर रहा है तो उसको हम ट्रेड सीक्रेट के अंदर कर लेते हैं। जैसे गूगल एंड अदर ऑनलाइन सर्च इंजन है स्पेंड लॉट ऑफ द टाइम डेवलपिंग द एल्गोरिथम। अब गूगल भाई क्या किया कि और भी बहुत कंपनियां वो क्या किया अपने सर्च एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए बहुत सारी टाइम उसने खर्च किया। अब उसको कोई आए और उसके सर्च एल्गोरिथम को यूज करे, ठीक है, सर्च एल्गोरिथम को यूज करके अपना प्रोडक्ट बना ले तो वो चीज गलत है, क्योंकि गूगल ने उसके लिए मेहनत की है, उसने डेवलप किया है, बहुत टाइम लिया उस सारी चीजों के लिए। तो क्या है कि उसके लिए ट्रेड सीक्रेट्स है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर कोई इसको चुरा लेता है तो उसके खिलाफ साइबर लॉ हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ क्या होता है कि एवरी टाइम यू क्लिक ए बटन दैट से यू एग्री एंड टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। जब आप किसी वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करते हो, ठीक है, आप किसी वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करते हो तो आपको एक पॉपअप आता है या कह सकते हैं कुकीज आता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि क्लिक ओके बटन होता है जहां पे लिखा होता है कि एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, या किसी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं तो कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं जिसको एग्री करना होता है तो आप उसको एग्री करते हो। तो ये भी क्या होता है कि साइबर लॉ के अंतर्गत होता है कि मतलब अगर आप किसी भी यूजर्स के डेटा को ले रहे हो तो विदाउट उसकी परमिशन आप नहीं ले सकते। सपोज दैट अगर हम बात करें, अगर कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, सपोज दैट इंस्टाग्राम आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टाग्राम जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको कैमरा की परमिशन मांगता है, सबसे पहले माइक की मांगता है, उसके बाद लोकेशन की परमिशन मांगता है। तो इस सारी परमिशन को जब तक आप अलाउ नहीं करोगे तब तक इंस्टाग्राम इन सारी चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद वो क्या करता है इन सारी चीजों को यूज करता है, जबकि हमें नहीं करना चाहिए ये सारी चीजें। ये जो तीनों चीजें हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइक, कैमरा और लोकेशन, और भी सारी चीजें आपके डिवाइस की जो भी फाइल्स हैं उनको एक्सेस करना। तो ये सारी चीजें परमिशन हमको देना नहीं चाहिए, हमें टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करना चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों पे ना हमें जब हम एप्लीकेशन का यूज करें तभी ये सारी चीजें एक्सेस हो, या फिर अदरवाइज जब हमें जरूरत हो तो हम खुद एक्सेस इसको दे पाएंगे। ये सारी चीजें प्राइवेसी कंसर्न से रिलेटेड होती है। तो साइबर लॉ कहता है कि जो भी आपके यूजर है, कस्टमर है, तो उनसे पूछना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। विदाउट आप उनकी परमिशन आप उनकी किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि आपको नीड आप साइबर लॉ यानी एरिया ऑफ साइबर लॉ समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। एक एक्ट बनाया गया था 2023 के अंदर, ठीक है। जो 2023 के अंदर एक एक्ट लाया जिसका नाम था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसको सबसे पहले लोकसभा के अंदर 3 अगस्त 2023 को लाया गया था। उसके बाद जो भी हमारा मिनिस्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है उन्होंने क्या किया, इस बिल को पास किया पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसको लोकसभा के अंदर फिर से 7 अगस्त को लाया गया और उसके बाद इसको राज्यसभा के अंदर लेके गया जिसके अंदर 9 अगस्त 2023 के अंदर, और फर्दर इसको जो भी हमारे प्रेसिडेंटल एसेट था वहां पे क्या हुआ कि इसको 11 अगस्त 2023 को लागू पूरी तरह से कर दिया गया। मतलब सबसे पहले इसको 30 अगस्त को लाया गया लोकसभा के अंदर, वहां से हमारे जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर किसके, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, यानी जो साइबर सिक्योरिटी से सारी रिलेटेड चीजों के मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने क्या किया इस बिल को पास किया, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं अपने पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम बात करें जो भी हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव के, तो ये क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन एंड द प्रोसेसिंग द पर्सनल डेटा इन इंडिया। मतलब आप डेटा इंडिया के अंदर अपने पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका खुद का एक्ट होगा और इस एक्ट का एम था कि बैलेंस करे राइट इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा विद द नीड टू द प्रोसेस सच डेटा एंड लॉफुल प्रोसेस। मतलब कि हर एक पर्सनल, मतलब हमारा और आपका पर्सनल राइट होगा कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें
देखने को मिली। कुछ पर्सनल चीजें क्या थी, प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, यानी अपने पर्सनल डेटा को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या था, प्रोसेस कर सकते हैं जो भी हमारा डेटा है, यानी जो भी हमारा डेटा है ना उसको हम लॉ और रूल्स को फॉलो करके प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करने का मतलब होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक शेयर कर सकते हैं, उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, उस डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद कह रहा है कि रिकॉग्नाइज टू द नीड टू प्रोसेस डेटा एंड लॉफुल पर्पस। ठीक है, हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, एक क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं कि नीड ऑफ प्रोसेस डेटा, हमारे जो भी डेटा है उसको नीड है कि नहीं प्रोसेस करने के एक लॉफुल पर्पस के तौर पे। उसके बाद हम इंक्रीज करते हैं डेटा एम्पायर। एम्पायर का मतलब क्या हो गया कि हम एक तरह का साम्राज्य खड़ा करते हैं, जो भी हमारा डेटा है हम डेटा के इंक्रीज करने का काम करते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अब इसके अगर हम स्कोप की बात करें तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के स्कोप क्या थे, स्कोप के बारे में सीधे सीधे हम बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। मतलब जो भी एक इंडिविजुअल होगा, ये एक्ट कवर करता है कि आप अपने जो भी डेटा आपका डेटा है, आप अपने डेटा को ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन प्रोसेस कर सकते हो। भाई प्रोसेस करने का मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हो। उसके बाद कर रहा है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, मतलब कि आप अपने डेटा को क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, अगर यहाँ पे हम बात कर ले ये इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यूएसए है, तो आप इंडिया से यूएसए तक अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर। जो भी बॉर्डर लिमिटेशन नहीं होगी आपके अपने डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि राइट एंड ड्यूटीज फॉर द इंडिविजुअल एंड द डेटा, तो आपका जो भी राइट ड्यूटीज होगी किसी भी डेटा को, इंडिविजुअल्स को या डेटा को, जो भी हमारी सारी चीजें हम डिस्क्लोज कर सकते हैं डेटा को, या फिर कह सकते हैं इंडेक्सिंग, शेयरिंग, ठीक है, स्टोरेज, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है इस एक्ट के अंदर। उसके बाद हम बात करें लास्ट में तो एक इस्टेब्लिश करता है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब एक बोर्ड होगा इंडिया के अंदर जिसके अंदर क्या होगा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका नाम ही है, वो क्या करेगा, आपके डेटा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रखेगा और आपको डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो स्टेब्लिश करता है एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।